गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम बीए प्रथम वर्ष के भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम नदी के कार्यों और उत्पन्न स्थलाकृतियाँ नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। पूर्व की क्लास में हमने नदी के अपरदनात्मक कार्य, परिवहनात्मक कार्य के बारे में चर्चा की। अभी हम नदी का जो निक्षेपण कार्य है और तत्जनित स्थल रूप है, इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नदी के निक्षेपण कार्य में हमने जलोढ़ पंखों के बारे में चर्चा की। अभी हम आगे देखते हैं जलोढ़ शंकु के बारे में। तो जलोढ़ शंकु क्या होता है कि पर्वतपदीय भाग में जहाँ ढाल तीव्र होता है, तीव्र ढाल से जब नदी एकदम से नीचे उतरती है तो अपने साथ में लाया हुआ जो मटेरियल होता है उसको वहीं पे जमा कर देती है, और इस प्रकार से जमा होने वाला जो पदार्थ है वो एक जलोढ़ का यानी जल के साथ लाया हुआ जो पदार्थ है उसके शंकुनुमा आकृति ले लेता है, और इस प्रकार की आकृति को जलोढ़ शंकु के नाम से जानते हैं। अब चूँकि जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु दोनों बहुत कॉमन आकृति है, दोनों एक जैसी लगती है, तो हमें देखना ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो इनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता और इनको पृथक करना बड़ा ही मुश्किल कार्य होता है, लेकिन हम जो डिफरेंस इसमें मानते हैं वो ये होता है कि शंकु अपेक्षातः ऊंचे अधिक होते हैं और ऊपर से नुकीले होते हैं, जबकि जलोढ़ पंख जो है उनकी ऊंचाई कम होती है। और इन दोनों के बनने के स्वभाव में भी एक छोटा सा अंतर है कि जब नदी एकदम खड़े ढाल से नीचे उतरती है तो चूँकि उसका वेग एकदम से ही कम होता है तो अपने साथ में लाए हुए पदार्थ को वो एक ही जगह जमा कर देती है, जिससे कि शंकु बनते हैं। और अगर ढाल बहुत ज़्यादा तीव्र नहीं है या फिर नदी की ढाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है तो उसका वेग है वो एकदम से ही कम नहीं होता, वो धीरे धीरे कम होता है। तो नदी क्या करती है कि काफ़ी लंबाई में अपने साथ में लाए हुए पदार्थ को निक्षेपित कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख बनते हैं। तो इस प्रकार से जलोढ़ पंख और जलोढ़ शंकु दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इसके पश्चात हम देखते हैं गिरिपदीय जलोढ़ मैदान। तो गिरिपदीय जलोढ़ मैदान भी इसी प्रकार की कलाकृति है। जब जलोढ़ पंख जो है वो बहुत विस्तृत हो जाते हैं, कई किलोमीटर में फैल जाते हैं, तो इस प्रकार के जो मैदान होते हैं उनको गिरिपदीय जलोढ़ मैदान बोलते हैं। क्योंकि ये पर्वतों के पदीय भाग में होते हैं, पर्वतों की तलहटी में होते हैं, इसीलिए इनको गिरिपदीय जलोढ़ मैदान के नाम से पुकारते हैं। इसके पश्चात है गोखुर झील। यद्यपि गोखुर झील को हम पूर्व में अपरदनात्मक कलाकृतियों में पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो गोखुर झील है नदी विसर्प में हमने इसको देखा था। तो ये अपरदन और निक्षेपण दोनों क्रियाओं का परिणाम होती है। जब नदी में विसर्प बनते हैं, प्रौढ़ावस्था में नदी कुछ लहरदार मार्ग से प्रवाहित होती है, और इस लहरदार मार्ग से प्रवाहित होने के क्रम में नदी एक किनारे को काटती है और दूसरी तरफ निक्षेपण करती है। इसके परिणाम स्वरूप ये जो विसर्प हैं ये काफ़ी विस्तृत होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और इनके जो विसर्प के दोनों किनारे हैं वो बहुत पास आते जाते हैं, और धीरे धीरे करके ये दोनों किनारे मिल जाते हैं, और मिलने से नदी सीधे मार्ग का अवलंबन करती है। तो जो बची हुई आकृति है जो कि अर्धवृत्ताकार या कुछ इस प्रकार की आकृति होती है, जो कि गऊ के खुर के समान दिखती है, तो इस प्रकार की झील को हम गोखुर झील या थाड़न झील के नाम से जानते हैं, ओक्सबोउ लेक बोलते हैं। इसके पश्चात है प्राकृतिक तटबंध। तो देखिए प्राकृतिक तटबंध क्या होते हैं कि नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी का पानी उसकी मुख्य धारा से काफ़ी बाहर की ओर फैल जाता है, और स्वाभाविक सी बात है कि जब जल फैलता है तो उसके साथ में आया हुआ, उसके अंदर घुलकर आया हुआ जो जलोढ़ है वो भी पानी के साथ में फैल जाता है। अब चूँकि जब पानी फैलता है तो उसका जो मुख्य धारा से बाहर की ओर जल का जो गहराई है वो बहुत ही कम होती है, 1-2 मीटर के लगभग इतनी गहराई होती है, या 1 मीटर से भी कम होती है। तो इसके साथ में जो आया हुआ जलोढ़ है वो जल के सूख जाने पर वहीं पर जमा हो जाता है। तो इस प्रकार से जमा हो जाने पर नदी के मुख्य धारा के पास में कुछ तटबंध बन जाते हैं, और ये तटबंध प्राकृतिक होते हैं, क्योंकि पानी नदी के जल के नदी में बाढ़ आने से
स्वाभाविक रूप से स्वतः बनते हैं। ऐसे जो तटबंध होते हैं इनको प्राकृतिक तटबंध के नाम से जानते हैं। वैसे नदी की सामान्य प्रवाह की अवस्था में ये तटबंध रक्षात्मक कार्य करते हैं, यानी नदी के पानी को तटबंधों से बाहर जाने से रोकते हैं। लेकिन जब बाढ़ आती है तो अचानक से ये टूट जाते हैं, तो कई बार व्यापक पैमाने पर तबाही होती है, क्योंकि जल काफ़ी ऊपर उठा हुआ है और एकदम टूट जाता है जाते हैं, तो जिससे काफ़ी दूर तक पानी फैल जाता है और व्यापक पैमाने पर तबाही हो सकती है। तो इन तटबंधों के टूटने से कई नदियाँ जो है वो काफ़ी जन हानि के लिए, जन धन की हानि के लिए काफ़ी खास है। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नदियाँ काफ़ी जन धन की हानि करती हैं, ये तटबंध नुकसानदायक भी हो सकते हैं। इसके पश्चात में है बाढ़ के मैदान। अब देखिए, जब नदी में सामान्य अवस्था में नदी अपनी घाटी से होकर के बहती है, या अपनी जो मुख्य धारा है, एक निश्चित एरिया है, उसी से होकर के बहती रहती है। लेकिन जब नदी में पानी की मात्रा बहुत अधिक आ जाती है तो यह पानी नदी की मुख्य धारा से काफ़ी दूर तक फैल जाता है, बाहर तक चला जाता है। और बाहर जाने के क्रम में, दूर फैलने के क्रम में इसमें जो जलोढ़क हैं वो भी दूर तक फैल जाते हैं। और जब जल सूख जाता है तो ये जलोढ़क वहीं पर जमा हो जाते हैं, और इनके जमा होने से एक मैदान का निर्माण होता है, जिसका जो कि जलोढ़क से बना हुआ मैदान होता है। और इस प्रकार से बने हुए मैदान जो है वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कांप मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। तो जो बांगर, खादर, ये इस प्रकार के जो मैदान हैं ये नदियों के जलोढ़ के मैदान ही हैं। अब है डेल्टा। देखिए, डेल्टा जो है उसकी आकृति कुछ ग्रीक वर्ण डेल्टा से मिलती जुलती होती है, छोटे त्रिभुज के समान इसकी आकृति होती है। तो इस प्रकार से हम ग्रीक के अक्षर डेल्टा से मिलती जुलती आकृति होने के कारण इसको डेल्टा नाम दिया गया। सबसे पहले नील नदी के डेल्टा का अध्ययन हेरोडोटस महोदय ने किया था, और हेरोडोटस ने ही संभवतः इसे डेल्टा नाम दिया। तो डेल्टा क्या होता है कि जब नदी समुद्र में मिलने लगती है उससे पहले, क्योंकि उसका प्रवाह बहुत ही धीमा हो जाता है, और प्रवाह धीमा होने से उसके साथ में आया हुआ जो पदार्थ है, जो घुलनशील पदार्थ उसमें घुला हुआ है, या जो उसके साथ में बह करके आ रहा है, जो भी जलोढ़क हैं वो मुख्य धारा के आगे जमा होने लगते हैं। और जमा होने से मुख्य धारा कई उपधाराओं में विभाजित हो जाती है। आगे चलकर ये उपधाराएं भी कई उपधाराओं में विभाजित हो सकती है। तो यानी पहले नदी जो एक ही धारा में बह रही थी, अब उसकी कई शाखाएं हो जाती है, बहुत सारी शाखाएं हो जाती है। और ये शाखाएं जो है वो नदी की मुख्य धारा से बाहर की ओर भी जाती है। तो यानी इसकी आकृति कुछ त्रिभुजाकार हो जाती है, जिसका आधार समुद्र की ओर होता है और शीर्ष नदी की ओर होता है। इस प्रकार की आकृति बन जाती है। इस प्रकार की आकृति को हम डेल्टे के नाम से जानते हैं। डेल्टे का आगे जाकर के हम वर्गीकरण करते हैं, तो ये कई प्रकार का होता है। चापाकार, चाप के आकार का जो डेल्टा होता है उसको चापाकार डेल्टा बोलते हैं। विश्व की जो मुख्य नदियाँ हैं बड़ी बड़ी, वो सभी चापाकार डेल्टा ही बनाती है, जैसे गंगा है, नील है, ये सभी चापाकार डेल्टा बनाती है। उसके पश्चात एक डेल्टा होता है पंजाकार डेल्टा। तो मिसिसिपी का डेल्टा इसका उत्तम उदाहरण है। पंजाकार डेल्टा क्या होता है कि जब नदी के साथ बहुत ही बारीक पदार्थ चल के आते हैं, तो ये पदार्थ समुद्र में मिलने के पश्चात समुद्र के जल के साथ कई दूरी तक अंदर की ओर चले जाते हैं, और फिर समुद्र के जल में मिलने से क्योंकि भारी हो जाता है ये पानी, तो ये नीचे की ओर भारी होकर के ये पदार्थ नीचे की ओर बैठने लगते हैं। तो यानी समुद्र में लंबाई में ये जलोढ़क जमा हो जाते हैं। इस प्रकार की आकृति को पंजाकार डेल्टा कहते हैं। यानी डेल्टे के ये उप विभाजन है, ये पंजाकार डेल्टा, चापाकार डेल्टा, ज्वारनदमुखी डेल्टा। जहाँ ज्वार भाटा इसकी आकृति को परिवर्तित करता रहता है उसको ज्वारनदमुखी डेल्टा बोलते हैं। और प्रगतिशील डेल्टा जो लगातार समुद्र की ओर बढ़ता रहता है उसको प्रगतिशील डेल्टा बोलते हैं। एक होता है रुंडित डेल्टा। रुंडित डेल्टा यानी समुद्री धाराएं जिसकी आकृति को छिन्न भिन्न कर देती है, परिवर्तित कर देती है, ऐसे डेल्टा को रुंडित डेल्टा के नाम से जानते हैं। अब है क्षीणाकार डेल्टा होता है एक, यानी अनेक धाराओं में बंटकर नदी कई डेल्टाओं का निर्माण करती है।
तो सीणाकार डेल्टा बनता है। प्रगतिशील डेल्टा समुद्र की ओर बढ़ता रहता है। परित्यक्त डेल्टा यानी नदी पुराने डेल्टा को छोड़ करके जब नया डेल्टा बना लेती है अपना, तो उसको परित्यक्त डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमारी नदी के द्वारा उत्पन्न स्थल रूप चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और नदी के हमने 3 प्रकार के कार्यों के बारे में चर्चा करी। सबसे पहले अपर्दन का कार्य करती है नदी, उसके पश्चात में अपरदित पदार्थ के परिवहन का कार्य करती है, और फिर परिवहन हो रहे पदार्थ को निक्षेपण का कार्य करती है, यानी उसको जमा करने का कार्य करती है, और जिससे कई प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती है जिनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद।